हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और वो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं और इसमें हमको ये प्रोग्राम बनाना है। और इस प्रोग्राम का मतलब है जैसे कि हम लोगों के पास कोई एक नंबर है 153। अब हमको क्या करना है, इसमें जो भी डिजिट्स हैं 1, 5, 3 इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है। हमको निकालना क्या है, 1 × 5 और × 3 निकालना है जो कि 15 के इक्वल होगा। तो हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, उस नंबर के डिजिट्स का क्या प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को फाइंड करके हमारा प्रोग्राम देगा, उस प्रोडक्ट को प्रिंट करेगा। तो ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, इस प्रोग्राम का क्या लॉजिक है। लॉजिक तो लगभग सेम है जो हम लोगों ने कल प्रोग्राम पढ़ा था सम ऑफ डिजिट्स निकालने का। उसी तरीके से आज हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया है। आज हम लोगों को फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। और ये प्रोग्राम जो है वो कल के प्रोग्राम पर बेस्ड होगा। जैसा कल का प्रोग्राम था, जो लॉजिक कल का था, सेम उसी लॉजिक पर आज ये प्रोग्राम बनना है। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको पता है कि हमको ये लास्ट नंबर चाहिए किसी तरीके से। जैसे 153 से हमको 3 निकालना है और 153 को 15 बनाना है, फिर 15 को 1 बनाना है और लास्ट में 1 क्या बन जाएगा, 0। तो हमको लास्ट डिजिट निकालनी है। एक बारी हमको 3 निकाल लेना है, एक बारी हमको 5 निकाल के 1 बना लेना है और लास्ट में जब 1 बचेगा तो उसको भी निकाल करके हमको 0 बनाना है। तो ये काम होगा कैसे, हम कैसे लास्ट डिजिट को स्किप करेंगे और कैसे लास्ट डिजिट को पाएंगे। लास्ट डिजिट को पाने का काम, जैसे 3 को पाने का काम करेंगे हम मॉडुलस ऑपरेटर से। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 को, जैसे ये 3 हमको पाना है लास्ट डिजिट से, तो एक बार हमको 3 पाना है, एक बार हमको 5 पाना है, फिर लास्ट में हमको 1 पाना है। तो ये काम होता है मॉडुलस ऑपरेटर से। और डिजिट को स्किप करने का काम हम पाएंगे कैसे, 3 को, फिर उसके बाद 5 को, लास्ट में 1 को। ये पाने का काम होगा मॉडुलस ऑपरेटर से। ये है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। लेकिन हम डिजिट को स्किप करवाने का काम, जैसे कि 153 को 15 में बदलने का काम, फिर 15 को 1 में बदलने का काम, ये करेंगे हम लोग डिवीजन ऑपरेटर से। कौन से ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर आपका, या आप इसको डिवीजन ऑपरेटर जो भी बोलें, ये आपका डिवीजन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के बारे में भी हमको जानकारी है, कल भी हमने इसको देखा था। डिवीजन ऑपरेटर के बारे में जानकारी है। अब मैं कह रहा हूं कि कैसे हमको 3 मिलेगा, इस चीज को देखिए। अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर है 153, क्या है 153। अब 153 से मुझे 3 चाहिए और फिर मुझे 153 को 15 भी बनाना है। हमको 2 काम करने हैं। पहला काम है 153 से 3 निकालना, फिर 153 को 15 बनाना। अगर 3 हमको चाहिए तो वो 3 हमको रिमाइंडर के रूप में मिलेगा अगर इस नंबर को हम 10 से मॉडुलस कर दें। जैसे कि अगर भाग देते हैं आप 10 से, इस नंबर को मान लीजिए 10 से अगर भाग दे रहे हैं आप, तो 1 बारी ले जाएंगे आप, यहाँ पर 10 करेंगे और नीचे 5 और उसके बाद 3 उतारने के बाद आप 5 टाइम ले जाएंगे और यहाँ पर आप 50 लिखेंगे और उसके बाद ये आपको 3 रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। तो ये जो नंबर निकालना होता है, ये जो नंबर फाइंड करना होता है, लास्ट नंबर, ये जैसे 3 फाइंड करना, ये हमको मिलता है रिमाइंडर के रूप में। ये हो गया रिमाइंडर। अब 153 का जो नंबर है, इसको एक नया नंबर बना लेंगे 15। ये नंबर बनेगा कैसे, ये नंबर बनेगा कोसेंट के रूप में, अर्थात भागफल के रूप में। फिर ये जो 15 आ जाएगा। अब 15 में से मुझे 5 चाहिए, तो 5 मुझे कैसे मिलेगा, 15 को आप दोबारा से 10 से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि अब मुझे 5 चाहिए, इसमें से 5 मुझे चाहिए, तो मैं इसको एक बार ले जाऊंगा, यहां लिखूंगा 10 और 5 नीचे, तो ये फिर शेषफल के रूप में 5 मिल जाएगा। और 15 1 बन जाएगा कैसे, भागफल के रूप में, ये रहा कोसेंट के रूप में। और लास्टली हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना। ये 1 बच गया, लास्ट में जैसे शुरू में नंबर 153 था, उसके बाद 15 हो गया, फिर 15 को हम लोगों ने 1 में बदल दिया। देखिए एकदम स्टार्टिंग में 153, बाद में उसको हमने 10 से डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसको नया नंबर मान लेंगे, वो हो जाएगा 15। फिर 15 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो भागफल आएगा वो नया नंबर बन जाएगा 1, और हमको लास्ट वाला नंबर जो है वो शेषफल के रूप में मिलता जाएगा। जैसे 3 मिला था, यहाँ शेषफल के रूप में,
5 मिला था यहाँ शेषफल के रूप में, अब 1 चाहिए तो देखिए 1 कैसे मिलेगा, यहाँ 1 आपको मिल जाएगा, लास्ट में जो डिजिट बच रही है वो 1 है, तो 1 को भी जब आप 10 से डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पर, तो आपको ये डिवीजन जो है हम पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है। 1 क्या है? 1 एक इंटीजर है और यहां जो 10 है वो भी एक इंटीजर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, 1 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है। ये 10 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। और हमको ये पता है कि सी लैंग्वेज में अगर इंटीजर को डिवाइड करते हैं इंटीजर से तो हमको जो एक्चुअल आंसर मिलता है वो भी इंटीजर टाइप का ही मिलता है। इसी वजह से यहाँ पॉइंट में कह लीजिए या डेसिमल में, डेसिमल पॉइंट में या दशमलव में जो भाग है वो नहीं जाता है। हम डिवाइड पॉइंट में करके नहीं करते। इसी वजह से हम जब 10 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 बार ही पढ़ेंगे, ना कि पॉइंट वगैरह लगा करके। 0 बार आपका टेबल पढ़ लेंगे, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 10 की टेबल अगर 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आएगा। आगे जो यहाँ बचेगा ये शेषफल। तो रिमाइंडर के रूप में हमको लास्ट डिजिट मिलती है। एक बार 3 मिला रिमाइंडर के रूप में, एक बार 5 मिला, और लास्टली ये 1 भी हमको रिमाइंडर के रूप में मिल जाएगा। और एकदम लास्ट में जो हम नंबर को स्किप कर रहे थे, 3 को स्किप किया, 15 बनाया, जैसे यहाँ भागफल के रूप में बन गया। फिर 15 को में से 5 को स्किप किया, देखिए 1 बन गया। भागफल के रूप में यहाँ 1 मिला तो इसमें 5 नहीं है, देखिए ये 1 बन गया। फिर 1 को भी हम 0 कैसे ले गए, ये रहा भागफल के रूप में। तो ये चीज एक बार कोशेंट के रूप में 15, फिर कोशेंट के रूप में 1, फिर कोशेंट के रूप में 0, ये था, देखिए आप। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे हम, डिवीजन का यूज करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे नंबर से लास्ट डिजिट को स्किप करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या देता है, भागफल देता है, क्वोशिएंट वापस करता है। और ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है रिमाइंडर, शेषफल वापस करता है, रिमाइंडर देता है आपको ये चीज। तो इससे हम शेषफल पा जाएंगे, जो 3 है, जो 5 है, जो 1 है। और 3, 5, 1 इन्हीं का तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और नंबर को छोटा बनाते चले जाना है। और नंबर को बनाएंगे हम लोग क्वोशिएंट के रूप में डिवीजन ऑपरेटर से। सेम इसी लॉजिक का यूज करेंगे। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा और आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से बैक करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हमको जो नंबर मिलता है लास्ट वाला वो रिमाइंडर के रूप में मिलता है नीचे, और जो हम नंबर से लास्ट डिजिट स्किप करते हैं, हटाते हैं, जैसे यहाँ 3 हटा दिया तो ये 15 बन गया, फिर 15 से 5 हटा दिया ये 1 बन गया। ये काम कैसे होता है, भागफल के रूप में। और भागफल मिलता है डिवीजन ऑपरेटर से, और शेषफल मिलता है मॉडुलस ऑपरेटर से। तो इसका यूज आज हम दोबारा करेंगे। अब हम सबसे पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर जाकर के हम समझेंगे। तो मैं प्रोग्राम को एक बारी बोर्ड पर लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं, फिर प्रोग्राम को हम सिस्टम पर लिख करके रन कर लेंगे। इसका लॉजिक सेम ही है जो प्रोग्राम हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसलिए आज बहुत ज़्यादा लॉजिक पर चर्चा नहीं करते हम लोग। जल्दी से प्रोग्राम लिख करके आपको समझाता हूँ। जैसे ये रहा इंट, आप यहाँ पर हेडर फाइल हमने पहले से लिख रखी है, तो यहाँ पर इंट फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन का नाम, उसके बाद उसका पैरामीटर वॉइड पास कर देंगे। यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे एक वेरिएबल ले रहा हूँ n, जिसमें वो नंबर इनपुट करूँगा जिस नंबर का हम प्रोडक्ट, जिस नंबर के डिजिट का प्रोडक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं। और एक लूँगा रिमाइंडर के लिए, और एक हम लोग वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट नाम का। किस नाम का? प्रोडक्ट नाम का। और प्रोडक्ट में एकदम इनिशियल में मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं या असाइन कर रहा हूं 1 प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये जो हमने लाइन लिखी है, पहली बात तो ये जितने भी वेरिएबल हैं n, r और प्रोडक्ट, ये तीनों वेरिएबल किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। ऐसा होने से होगा क्या कि जो भी आपका मेमोरी का ब्लॉक है, क्या नाम है, आपके मेमोरी के अंदर, उसमें एक खाली जगह होगी, उसका नाम हो जाएगा n। एक डब्बा होगा, मान लीजिए एक बॉक्स, इसको समझिए, एक डब्बा या बॉक्स मान लीजिए, और इसमें हो जाएगा r। एक और बॉक्स मान लीजिए मेमोरी में एक जगह, जिसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक। अब प्रोडक्ट में एकदम इनिशियल वैल्यू क्या है?
1 है। अगर आप n और r में कुछ नहीं देते हैं कोई वैल्यू, तो इसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली कोई गार्बेज वैल्यू अपने आप समझ लेता है, तो उस पर बाद में चर्चा होगी। और अब एक मैसेज प्रिंट कराएंगे हम लोग, printf इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ये हो गया। अब इनपुट ले लेंगे हम लोग। इनपुट, अब जो भी इनपुट करेंगे वो कंपाइलर रीड कर पाएगा स्कैनफ फंक्शन से। तो इनपुट लेने के लिए आप लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करिएगा, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करेंगे, इसलिए यहाँ पर %d है, कॉमा लगा दिया, आगे m% सिंबल के साथ वेरिएबल का नाम। हम किस वेरिएबल में नंबर लेंगे? n नाम के वेरिएबल में, इसलिए यहाँ n लिख लिया, आगे सेमीकोलन का यूज कर लिया। अब मेन लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं। हम कब तक नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे थे? हम तब तक कर रहे थे जब तक कि नंबर का जो भागफल है वो 0 नहीं आ जाता। देखिए यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया था ना, लास्ट में 1 बचा था, 1 को हमने 10 से डिवाइड किया था और जो ये भागफल है 0 आ गया था। यहाँ 0 लिखा था और यहाँ 1। जब तक यहाँ 0 नहीं आ गया, एक बारी यहाँ 15 आया, एक बारी फिर यहाँ पर 1 आया, अब वो एक बारी लास्ट में 0 आ गया, तो 0 आते ही हम काम बंद कर देंगे। तो हमारी जो कंडीशन होगी, हमने जो भी ऑपरेशन करने हैं, जो भी काम करना है, वो कब तक करना है? जब तक n की वैल्यू बड़ी है 0 से। और हमको करना क्या है? सबसे पहली बात तो हमको रिमाइंडर चाहिए r इज इक्वल टू, हम रिमाइंडर के लिए r यूज कर रहे हैं, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से हमको मिलेगा, ऐसा करने से क्या, इस लाइन से होगा क्या, स्लैश स्टार, ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा? टेकिंग लास्ट डिजिट, टेकिंग लास्ट डिजिट, टेकिंग लास्ट डिजिट। और ये जो लाइन है ये हमको लास्ट डिजिट निकाल करके देती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको लास्ट डिजिट मिलता चला जाता है, और लास्ट डिजिट नंबर से हटता कैसे है वो अभी बाद में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद वाली लाइन में यहाँ पर अब क्या करना है अपने को? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई r, ये लाइन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है? n को अपडेट करना है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ये लाइन हमको क्या करके देगी? ये लाइन हमको स्किपिंग लास्ट डिजिट, उस नंबर से ये भाग देने से क्या होगा? जो भागफल मिलेगा उसमें लास्ट वाला अंक नहीं रहता, तो लास्ट वाले अंक को स्किप करने में कौन मदद करेगा? ये लॉजिक, ये जो लाइन लिखी गई है। जैसे आप देखेंगे, अभी यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, 153 है अगर, तो इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भागफल मिलता है वो 15 मिलता है। जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5, फिर 3, तो 1 5 टाइम, फिर तो 5 0, ये रहा 3। तो ये लास्ट डिजिट 153 15 कैसे बन रहा है? ये लास्ट डिजिट स्किप कैसे हो रहा है? भागफल से। और भागफल मिलता कैसे है? ये चीज़ मिलती कैसे है? इस भागफल ऑपरेटर से। तो जो नया नंबर को अपडेट कर लेंगे, पहले नंबर रहेगा 153, बाद में वही नंबर हो जाएगा पहले वाला नंबर 153 डिवाइडेड बाई 10। तो इस चीज़ को समझिएगा। इस लाइन से होगा क्या कि स्किपिंग लास्ट डिजिट। तो ये जो लॉजिक है, ये जो लाइन है, किस चीज़ में मदद करेगा? ये लाइन मदद करेगा लास्ट डिजिट को स्किप करने में। बस यहाँ पर हम अपना क्लोज कर देंगे। आगे जब ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, जब नंबर 0 हो जाएगा, जब तक बड़ा रहेगा 0 से तब तक ये काम होगा। लास्ट में जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट को प्रिंट कर लेंगे। प्रोडक्ट को प्रिंट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट f प्रोडक्ट इज इक्वल टू %d सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, यहाँ प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है? प्रोडक्ट है। आगे इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे, नीचे रिटर्न 0 लिख देंगे।
लाइन को सेमीकोलन से क्लोज, और ये मेन को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रोग्राम बन जाएगा। और इस प्रोग्राम को एक बार हम समझ लेते हैं बोर्ड पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस प्रोग्राम को समझने में, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आपको प्रोग्राम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए गए हैं, देखिए मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल हैं, एन आर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 1 है इसलिए यहाँ पर 1 इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। आगे एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ये पढ़ते ही आप लोग कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करोगे। मान लीजिए आपने क्या इनपुट किया, 153, आपकी जो मर्जी वो नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो n नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, n नाम के वेरिएबल में चला गया। आगे एक कंडीशन है व्हाइल लूप की, n इज ग्रेटर देन 0, क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो n की वैल्यू 153 है और सही बात है ये 0 से बड़ी है। आगे आएंगे, आगे हमको लास्ट डिजिट चाहिए 3, ताकि हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर पाएँ। तो अब देखिए r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 है, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 लिखा गया है। ये काम करते हैं, n कितना है 153 मॉडुलस करेंगे आप 10 से, आएगी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो मॉडुलस करेंगे तो 3 मिलेगा शेषफल के रूप में। मैं फिर बता दे रहा हूं, आप 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर भागफल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉडुलस ऑपरेटर ये शेषफल देगा, और आप 153 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल मिलेगा आपको 3, इसलिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये मॉडुलस ऑपरेटर ये शेषफल देता है, ना कि 15 मिलेगा। इसकी वैल्यू 15 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 3, क्योंकि यहां पर मॉडुलस ऑपरेटर है। अगर यहां पर डिवीजन ऑपरेटर होता तो यहां पर 15 मिलता। अब ये काम हो गया, 3 मिल गया। आगे क्या करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आर करना है। तो प्रोडक्ट की इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू, प्रोडक्ट कितना है 1 है, 1 है पहले से प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1 है, इनटू आर कितना आया था 3, तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे फिर से ये लाइन अब रन हो चुकी है, ये लाइन अब नीचे वाली लाइन नहीं रन होगी, अब दोबारा से कंट्रोल कहाँ जाएगा, दोबारा से कंट्रोल जाएगा इसी लाइन पर। क्यों, जब ये कंडीशन गलत होगी तब ये लाइन रन होगी। ये देखिए व्हाइल लूप की बॉडी है, व्हाइल लूप की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहता है। तो अब देखते हैं n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। n ये लाइन हो गया, प्रोडक्ट में 3 आ गया है, अब ये लाइन रन होगी। तो क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए। तो n है कितना, n है आपका 153 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको जो भागफल है, यहाँ पर भागफल मिलेगा शेषफल नहीं, और भागफल कितना आएगा आपका 15, मतलब क्वोशेंट कितना आ जाएगा 15। तो जो नई वैल्यू आ गई n की जो नई वैल्यू आ गई है वो कितनी हो गई, पुरानी वाली वैल्यू 153 थी, उसको 10 से डिवाइड किया, नई वैल्यू आ गई 15। तो n की वैल्यू 15 अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब ये तीनों लाइनें एक बार ही रन हो गई, ये भी। अब दूसरी बार प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ जा रहा है, पहली बार से दोबारा से कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। अब कितना है n ग्रेटर देन 15, हाँ 15 है, 15 बड़ा 0 से, सही बात है। अब आगे आएंगे, आगे कह रहा है कि r की वैल्यू निकालिए। r क्या है, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 है, तो n कितना है 15 मॉडुलस 10 करेंगे, आपको जो शेषफल मिलेगा वो कितना होगा, ये रिमाइंडर देगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर है, सिंगल लाइन यहाँ ऐसे होती केवल, तो आपको क्या रहता होगी वो डिवीजन ऑपरेटर। तो यहाँ आपका शेषफल क्या आ जाएगा 5। तो r की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी, r में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, r की वैल्यू अपडेट हो गई, यहाँ से r मिल गया। अब प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट की वैल्यू को अपडेट करना है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आर। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आर है, इंटू आर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है पुरानी वाली 3, अब r की करंट वैल्यू क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15। तो प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी 15 हो गई। अब आगे जो है हम लोगों को ये लाइन रन करनी है। ये लाइन क्या है कि n की वैल्यू को अपडेट करना है, n इज इक्वल टू n बाई 10 करना है। तो n कितना है पहले से 15, और 15 है आपकी n, और n से आप जब
डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि 15 में जब 10 से भाग दिया जाएगा तो ये जो डिवीजन ऑपरेटर ये भागफल वापस करता है और भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। 15 में 10 से आप भाग देंगे, भागफल आएगा 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 15 से कितनी हो जाएगी? 1। तो n की वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ देख रहे हैं n क्या 0 से बड़ा है? हाँ, n 1 है और 1 0 से बड़ा होता है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो नीचे की तीनों लाइनें रन होंगी। ये जो तीनों लाइनें हैं r इज इक्वल टू n बाई n मॉडुलस 10 हो जाएगा। r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब n कितना है? 1 मॉडुलस 10 करेंगे, शेषफल आएगा 1। ये चीज़ मैं पहले करके दिखा चुका हूँ कि हम 1 को 10 से जब मॉडुलस लेंगे तो शेषफल जो है 1 आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में हम भाग नहीं ले जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आता है, इसलिए भागफल 0 आ रहा था और शेषफल 1। तो 1 मॉडुलस 10 करने पर 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? 1। r की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। r कितना हो गया आपका? 1। फिर बता रहा हूँ 1 मॉडुलस 10 करेंगे आप 1 मिलेगा आपको शेषफल। तो r की वैल्यू हो गई 1। r की वैल्यू निकल गई। अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू r करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू r करना है। प्रोडक्ट पहले से कितना है? 15। तो 15 इंटू r कितना आया? 1 आ गया। अब ये हो गया 15। तो प्रोडक्ट की नई वैल्यू क्या हो गई? 15। तो ये 15 है, अपडेट होकर के ये 15 ही रह जाएगी, क्योंकि हम 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। अब दोबारा से क्या होगा? n की वैल्यू अपडेट होगी। n क्या होगा? n इज इक्वल टू n बाई 10 होगा। अब जब 1 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब ऐसा क्यों? इसको देखिए, क्योंकि 1 है, 1 में 10 से हम भाग देंगे तो हम डेसिमल पॉइंट में नहीं ले जाएंगे, हम दशमलव में नहीं ले जाएंगे, हम केवल 0 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। लाइक इसको देखिएगा, 10 से 1 में भाग देंगे तो हम 0 बार ले जाएंगे, हम यहाँ दशमलव लगा करके भाग नहीं देंगे। इसीलिए हमको क्या मिलेगा? भागफल 0 और रिमाइंडर शेषफल 1 मिलेगा। अभी शेषफल 1 मिला था ना, तभी r की वैल्यू 1 आई थी। अभी जो नया नंबर है वो भागफल होता है, तो भागफल आपका क्या आया है? 0। इसलिए जो नया नंबर हो जाएगा n हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 0। 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0 आएगा। 1 मॉडुलस 10 करते तो 1 आता, इसीलिए 1 आया था, तभी r 1 हुआ था। अब ये हो गया। अब n की वैल्यू अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी? 0। अब वापस से जाएंगे, कंट्रोल का प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा कंपाइलर का यहाँ पे, ये चेक करेगा कंडीशन को कि क्या n 0 से बड़ा है? n कितना है? 0 है, और 0 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये लाइनें रन नहीं होंगी। अब ये लाइन रन होगी और इस लाइन से प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आपका आउटपुट क्या आएगा? प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ परसेंटेज डी की जगह पर प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है मेमोरी में? 15। इसलिए आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जहां परसेंटेज डी है यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू कितना है? 15। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक। और रिटर्न 0 से कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग पाएगा मेन की वजह से कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, इधर फ्री कंपाइल हुआ है। तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, इवन पूरा विश्वास है मुझे कि जब आप ये वीडियो देखेंगे बहुत ध्यान से, और मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो हमने पढ़ाया था आपको ऑपरेटर का चैप्टर, उसमें जाइए, मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर के बारे में अच्छी नॉलेज लीजिए। वो अगर क्लियर हो गया तो ये पूरे प्रोग्राम को समझना बेहद आसान है। हमको ये पता होना चाहिए हमको रिमाइंडर कैसे निकालना है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको डिवीजन कैसे निकालना है, डिवीजन करके हमको क्या मिलना है, रिमाइंडर से हमको ऑपरेटर, ये मॉडुलस ऑपरेटर से हमको क्या मिलना है, क्योंकि यही 2 लॉजिक हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हम लास्ट डिजिट पा जाते हैं। जैसे 153 था, 153 से 3 हम पा रहे थे इसी वजह से, क्योंकि 3 हमको शेषफल के रूप में मिल रहा था। फिर 15 में 10 से भाग दे रहे थे, 5 शेषफल के रूप में मिल रहा था। फिर 1 में 10 से भाग दे रहे थे, फिर 1 शेषफल के रूप में मिल रहा था। तो हमको जो लास्ट डिजिट मिल रही थी
टेकिंग लास्ट डिजिट, इसलिए लिखा मैंने यहां पर कमेंट के रूप में कि ये लाइन क्या करती है, लास्ट डिजिट को प्राप्त करने में मदद करती है। और ये जो हम लोगों ने डिवीजन ऑपरेटर किया है, ये 153 को 15 बनाती है। क्यों? क्योंकि जब आप 153 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या होता है कि 15 मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, 15। तो 153 को 15 बनाना, फिर 15 को 1 बनाना, ये काम किससे हो रहा था, इससे। लास्ट डिजिट को हम स्किप कर रहे थे, वो इस लॉजिक से हो रहा था। तो पूरे प्रोग्राम को एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर और हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना होगा, नई फाइल को ओपन करना होगा सोर्स फाइल पर क्लिक करके, या आप कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। इस फाइल को अभी सेव करने के लिए आपको सेव एज पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आप अनटाइटल्ड जो 1 लिखा है इसको हटा देंगे। यहाँ पर इसको हटा करके आप कोई भी नाम दे देंगे, लाइक जो भी आपका मन करे। जैसे आप इसको प्रोडक्ट ऑफ डिजिट नाम दे सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आप चाहें। आप जिस भी नाम से सेव करेंगे फाइल का वो नाम यहाँ पर शो होगा। आगे इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हैज हेडर फाइल लिख लेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। इस हेडर फाइल को किसी भी इसी प्रोग्राम में यस शामिल करना जरूरी है, stdio.h। आगे मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन को लिखने के लिए आप इंट रिटर्न टाइप मेन फंक्शन, आगे मेन फंक्शन के यहाँ पर वाइड पैरामीटर पास कर देंगे। लास्ट में यहाँ करली ब्रेसेस से ओपनिंग करेंगे। करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेंगे n, एक वेरिएबल लेंगे r और एक वेरिएबल लेंगे आप प्रोडक्ट नाम का। आप कुछ प्रोडक्ट को केवल PORED लिख सकते हैं या प्रोडक्ट पूरा लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक मैसेज प्रिंट कराएंगे printf फंक्शन का यूज करके। मैसेज प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन से हमको जो भी मैसेज लिखना है उसको डबल कोट्स के बीच में लिखना पड़ेगा। जैसे इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, आप जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट होकर के आएगा, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। लास्ट में इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। स्कैन एफ से इनपुट रीड कराएंगे कंपाइलर को। स्कैन एफ %d का यूज करेंगे हम लोग। आगे यहाँ नीचे कॉमा लगा करके आप वेरिएबल का नाम %, सिंबल के साथ लिखेंगे और वो वेरिएबल है n जिसमें हम इनपुट लेंगे। तो इस लाइन को भी हम सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। आगे हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप की कंडीशन जो है वो n ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमको सारे प्रोसेस तब तक करने हैं जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता। और हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस है कि हम r रिमाइंडर निकालेंगे और r इज इक्वल टू हम लोग करेंगे n मॉडुलस 10। ये काम करेंगे, सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट है उसको अपडेट कर लेंगे। प्रोडक्ट की शुरुआती वैल्यू हम लोगों ने 1 असाइन करनी है। यहाँ पर आप यहाँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 असाइन कर देंगे एकदम स्टार्टिंग में। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 नहीं 1, आप यहाँ 1 ले लीजिए। अब प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, हमको जो अपडेट करनी है वो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू 1 करना है, प्रोडक्ट इंटू r करना है, प्रोडक्ट इंटू r, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा। लास्ट में नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है कि हम जो भी हमारा नंबर है उसको हम उसकी लास्ट डिजिट को हटाएंगे। और लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हम जो लॉजिक लिखेंगे वो होगा n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद एकदम लास्ट में हम लोग जो है मैसेज को प्रिंट कर, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन का यूज करेंगे, printf डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पर आप डबल कोट्स का यूज कर लेंगे और जो मैसेज के साथ साथ हम प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो जो एक लिटरल टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू %d। ये हमारा प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक मैसेज की तरह
प्रिंट होकर के आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आगे जहां परसेंटेज डी है वहां प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, या जो वेरिएबल मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, और हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे लास्ट में, और लास्ट में सेमी कॉलन को क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन से लाइन को क्लोज कर देंगे, यहाँ रिटर्न 0 लिख देंगे हम लोग, रिटर्न 0, लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, कंपाइल करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो एरर को रिमूव कर लेंगे। कंपाइल करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए एरर और वार्निंग 0 लिख करके आ रहा है। देखिए एरर फ्री एकदम कंपाइल हुआ है एकदम प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर एरर 0 है और वार्निंग 0। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखेंगे। रन करने के लिए एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे, और ये प्रोग्राम रन होकर के ये मैसेज प्रिंट हो रहा है कि इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। अब हम जो वैल्यू देंगे, मान लीजिए वो 153 है, अब आप इंटर बटन हिट करेंगे तो आपको 15 मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा, इसलिए आपका आउटपुट आना चाहिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15। ये देखिए आउटपुट भी आ गया है, जो हम कर रहे थे कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15, वही आउटपुट आया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू हम लोगों ने 153 इनपुट करी थी, और जो प्रोडक्ट आया है वो 15 है। आप एक बार किसी दूसरे वैल्यू के लिए भी इसको रन करके देख सकते हैं। दोबारा रन करने के लिए आप यही एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, अगर रन पर क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए आप 121 देते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए। अब नंबर मान लीजिए 121 दिया, अब इंटर बटन प्रेस किया तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 1 2 ही होगा, इसलिए 4 ना करके 2 आएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी इस वीडियो को आप पूरा देख लें तो वीडियो का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ये वीडियो भले ही लंबे हो रहे हैं, इसमें एक ज़्यादा समय लग रहा है, आधा घंटा से ऊपर समय लग जाता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, और आगे की प्रोग्रामिंग पढ़ने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।